हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो क्लास 6 की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 11.4। 11.4 का ये है बच्चों सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे पार्ट्स थे, तो उसे एक वीडियो में मैंने कवर किया था। आज जो मैं करवा रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और इसके साथ मेरा सेकंड चैनल मेरे ही नाम से है, मिस्टर कृष्णा सर। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस किया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि क्लास की टाइमिंग क्या है या वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करते हो तो आप नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेते हो अपने डिवाइस में, और फिर वो आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपसे बोला क्या जा रहा है। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। यानी मैथ्स में अक्सर होता क्या है कि आपके पास एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन को आप किस में कन्वर्ट करते हो, स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हो। या फिर कई बार क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं कि आपको स्टेटमेंट गिवन होते हैं और उस स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है ये मैथमेटिकल टर्म्स में स्टेटमेंट गिवन है, और हमें कन्वर्ट करना है इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। यानी कि यूजली जो हम डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह से बोलचाल में हमारी भाषा इस्तेमाल होती है, उस टाइप से हमें स्टेटमेंट को चेंज करना है। यानी कि ताकि जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें ये चीजें समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपसे बोला जा रहा है अ नोटबुक कॉस्ट ₹P। एक नोटबुक है, यानी कि आपकी एक कॉपी है, उस कॉपी का कॉस्ट आपको बताया जा रहा है कि ₹P है। ठीक है, और उसके बाद बताया जा रहा है अ बुक कॉस्ट ₹3P, और जो बुक है बुक का कॉस्ट आपको बताया जा रहा है 3P। P मीन्स कोई भी प्राइस हो सकता है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लिया गया है P एक कॉस्ट के लिए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना ₹10 मेरे नोटबुक का कॉस्ट है, ₹30 मेरे नोटबुक का कॉस्ट है। तो जो रुपीस की जो वैल्यू है, या आपको मनी टर्म्स में जो वैल्यू है, उसे मनी के टर्म्स में लिखने की जगह एक वेरिएबल यूज कर लिया गया है जो कि P है यहाँ पे। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सोल्यूशन लिख लेना है इस तरह से, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, सेकंड लिख लिया मैंने। उसके बाद देखो ये फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट है, तो मैं यहाँ पे ए भी लिख लूंगा। अक्सर बच्चे लिखना भूल जाते हैं, तो भी आप लोग ये मिस्टेक मत करना। अब देखो यहाँ पे 2 चीज है, एक तो नोटबुक है, ठीक है, और नोटबुक के अलावा किसका कॉस्ट दे रखा है आपको, बुक का भी कॉस्ट दे रखा है आपको पास। ठीक है, तो नोटबुक का कॉस्ट बताया जा रहा है कि ये ₹P है, और बुक की कॉस्ट के बारे में बोला जा रहा है कि ₹3P है। यानी नोटबुक का जो भी कॉस्ट है उसके 3 टाइम्स है बुक का कॉस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है। ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। P की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता था, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल हमारे पास गिवन है, जो कि एक अल्फाबेटिक टर्म हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से लिखूंगा। मैं लिख सकता हूं अ बुक कॉस्ट ₹, या फिर आप लिख सकते हो अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। यानी कि नोटबुक का जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट का ये 3 टाइम्स है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो जिस तरह से अगर हमें सॉल्व करना होता, सपोज ये तो स्टेटमेंट हो गया, अगर मुझे इसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता कि इस तरह लिखते हैं ना हम लोग, लेट P बी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, फिर उसके बाद 3 टाइम्स करते कि कॉस्ट ऑफ बुक, उसके लिए कॉस्ट निकालते तो 3 × P करते, है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन नहीं बनाना है, हमें एक्सप्रेशन की जगह हमें क्या करना है, नॉर्मल स्टेटमेंट में से लिखना है। तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। यानी कि जो नोटबुक का जो भी कॉस्ट होगा उसका 3 टाइम कॉस्ट होगा बुक का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट यानी बी में देखिए बच्चों, तो एक बार ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इस सेकंड पार्ट को पहले एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है क्या, और उस स्टेटमेंट के बाद फिर हम लोग समझेंगे कि इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में किस तरह से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसे पढ़ता हूं मैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि टोनी पुट्स Q मार्बल्स ऑन द टेबल। टोनी एक बच्चा है जिसने Q नंबर ऑफ मार्बल्स उसने टेबल के ऊपर रख दिया है। ही हैज 8 Q मार्बल इन हिज बॉक्स, और उसके पास जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर क्या है, 8 टाइम्स है, यानी कि 8 टाइम्स मार्बल उसके बॉक्स के अंदर है, और कह सकते हो जितना भी मार्बल उसने अपने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है।
ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर लिखना हो, यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट इसको मैं कन्वर्ट करना हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लूंगा। और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं तो सेकंड लिख लिया। और इसका बी पार्ट पहले आपको समझना होगा कि टेबल, ठीक है, कि भाई टेबल जो है, टेबल पे जो मार्बल है उस वो नंबर्स आपको गिवन है, और ये नंबर क्या है आपके पास, क्यू है। क्यू यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लिया गया बच्चों। क्यू मीन्स है नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल है ऑन टेबल। टेबल के ऊपर जितने भी मार्बल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके अलावा टेबल के अलावा एक बॉक्स की इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है कि बॉक्स में जो नंबर ऑफ मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जितने भी मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल टेबल के ऊपर है उसका 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे क्यू है तो ये क्या है, 3 टाइम्स, यानी कि आप बोल सकते हो 3 टाइम्स से 8 टाइम्स। एक बार देख लेते हैं, ये 8 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8 टाइम्स कर लेंगे, यानी कि 8 क्यू हो गया। ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म्स में आप लोग जो लिखते हो, यानी एक्सप्रेशन में जब कन्वर्ट करते हो। अब जो ये स्टेटमेंट है इसे मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। जो बच्चा टोनी है तो टोनी के पास जो भी हमारे पास बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि टोनीस बॉक्स कंटेन 8 टाइम्स, ठीक है, कंटेन 8 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। यानी कि टेबल पे जितने भी मार्बल है उसके कंपैरिजन में आप कह सकते हो कि इसके बॉक्स में जो कंटेन करता है वो कितना है, 8 टाइम्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नॉर्मल स्टेटमेंट में इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या था, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया। क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मार्बल है जो कि टेबल के ऊपर है, और बॉक्स के लिए जो यूज किया गया 8 क्यू। 8 क्यू का मतलब क्या हुआ, 8 टाइम्स। देखो यही लिखा है मैंने कि टोनीस बॉक्स कंटेन 8 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल ऑन टेबल। टेबल पे जितने भी मार्बल है उसका 8 टाइम्स किसमें, बॉक्स के अंदर है। तो इसे नॉर्मल भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखो नेक्स्ट जो है आपके पास बी के बाद सी। देखो सी में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो पढ़ लेते हैं भी, इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है आवर क्लास हैज n स्टूडेंट। n मीन्स यहाँ क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज जैसे हमारी क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है या 30 स्टूडेंट है, यानी कि ये सब क्या नंबर्स है। आपको एक डेफिनेट नंबर मालूम है, लेकिन जब आपको नंबर मालूम नहीं होते तो आप लोग क्या करते हो, एक कुछ भी x y z अज्यूम करके चलते हो। तो यहाँ पे वो जो नंबर है उसे n अज्यूम करके चला जा रहा है कि आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। यानी कि स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उसका 20 टाइम्स है, ठीक है। कितना है, 20 टाइम्स। यानी कि आप सिंपली अगर इसका आंसर बोलना चाहूं कि जैसे इस क्वेश्चन में सी में आपसे बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं, तो आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास। यानी कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसके 20 टाइम्स बच्चे कहाँ है, स्कूल के अंदर है, या आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी चीज को हमें क्या करना है भाई, इसको सोल्यूशन में लिखना है। तो भाई आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो भाई सोल्यूशन लिख लोगे, और ये सेकंड का सी पार्ट है, सी लिख लिया। अब समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको बता रहा हूं कि भी क्लास, तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट आप क्लास में कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरी क्लास में कितने, n है, ठीक है। अच्छा, अब स्कूल की बात करते हैं बच्चों। तो स्कूल में कितने बच्चे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, कि स्कूल की बात करें तो स्कूल में कितना है, 20 टाइम्स ऑफ n, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि 20 n आप बोल सकते हो। तो अब इसे, ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म्स में आपने बताया इन्फॉर्मेशन। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के रूप में इसके तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 20 टाइम्स दैट आवर क्लास हैव। तो आप यह लिख सकते हो यहाँ पे आंसर में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, total number of student in school is number of students in my class या in our class, student in is एक मिनट 20 टाइम्स है ना, is 20 टाइम्स, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, is 20 टाइम्स number of students इन आवर क्लास। यानी कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं
उसके कंपैरिजन में आप बोल सकते हो कि 20 टाइम्स अगर कर दे तो भाई पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो ये मैंने क्या किया, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हमें किस तरह से लिख सकते हैं ये चीज़ आपने सीख लिया। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में तो बहुत ईजी है कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास के अंदर, और स्कूल की बात करें तो 20n हो गया, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई n करके। और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 20 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, इन अवर क्लास। ठीक है, बहुत इजी था, आप लोग बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन का लास्ट, अच्छा एक पार्ट डी है और उसके बाद ई है। चलो पहले डी को करते हैं, फिर उसके बाद ई पे आएंगे। तो डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है जग्गू इज Z ईयर ओल्ड, हिज अंकल इज 4Z ईयर ओल्ड, यानी कि जग्गू जो है उसकी एज आपको गिवन है वो क्या है Z ईयर्स। ठीक है, और उसके अंकल की जो एज है 4Z, 4Z का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ Z, यानी कि Z का मतलब क्या है, जो जग्गू की जितनी भी एज है उसके एज के कंपैरिजन में उसके अंकल की एज 4 टाइम्स है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, हिज आंट इज, उसकी जो आंटी है उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, हिज आंट इज 4Z माइनस 3 ईयर्स ओल्ड, यानी कि उसकी आंटी की उम्र कितनी है, जितनी उम्र या जितनी एज उसके अंकल की है उससे 3 ईयर्स लेस है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपको यहाँ पे 3% की इन्फॉर्मेशन है, जग्गू की एज गिवन है, उसके अंकल की एज आपको गिवन है, और उसके बाद जो आंटी है आंटी की भी एज गिवन है। तो अंकल की एज कितनी है 4 टाइम्स ऑफ जग्गू, और आंटी की एज कितनी है, जितनी भी अंकल की एज है उससे 3 ईयर लेस, इसलिए -3 है यहाँ पे। तो ये सब आपके पास क्या है मैथमेटिकल टर्म्स में, यानी कि एक्सप्रेशन में मेंशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसे लिखेंगे। तो भाई इसमें भी क्या कर रहा है आपको, पहले तो आप सोल्यूशन लिख लोगे। अच्छा, सोल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सेकंड का बच्चों हम लोग कर रहे हैं ये डी पार्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डी लिख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, 3 चीजें हैं इसके अंदर, पहले आपको तीनों चीजों समझना पड़ेगा कि यहाँ पे Z क्या है, Z मीन्स है कि भाई जग्गू की एज है। ठीक है, अच्छा उसके बाद Z के बाद अंकल है, अंकल की एज कितनी है, जितनी जग्गू की एज है उसके 4 टाइम्स, यानी Z मल्टीप्लाई बाई 4, तो आप कह सकते हो 4Z। अच्छा, उसके बाद आंटी की, ये अंकल है ए लिख लेता हूँ, ए की जगह मैं यू लिख लेता हूँ यहाँ आपको याद रहे, और आंटी के लिए मैं ए लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आंटी की एज कितनी है, जितनी भी अंकल की एज है, और अंकल की एज कितनी है 4Z, और उससे 3 ईयर लेस, यानी कि 3 माइनस हो रहा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन किस में है आपके पास, ये सारी की इन्फॉर्मेशन आपने वेरिएबल के टर्म्स में, यानी कि एक्सप्रेशन के टर्म्स में आपने लिखा हुआ है, और इसे हमें क्या करना है नॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि नॉर्मल भाषा में हम इसे लिखने वाले हैं। तो आप लिख सकते हो, सबसे पहले तो अंकल की एज के बारे में लिखते हैं कि जग्गूस अंकल एज। ठीक है, जग्गूस अंकल्स एज इज 4 टाइम्स एज ऑफ जग्गू, यानी कि उसके अंकल की जो एज है जग्गू के एज के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। अच्छा, अब उसके बाद उसकी आंटी की एज के बारे में लिखते हैं, एंड यहां पे लिखते हैं जग्गू की आंटी के बारे में कि जग्गूस आंट इज 3 ईयर्स यंगर देन, क्योंकि छोटी है ना इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ यंगर लिख रहा हूँ, तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि जग्गूस आंट इज 3 ईयर यंगर देन जग्गूस अंकल। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप बच्चों अपना आंसर लिख सकते हो, जो कि बहुत आसान है और इजीली आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जग्गू की जो एज है Z, ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन था उसे हमने यूज किया अंकल की एज लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि जग्गूस अंकल एज इज 4 टाइम्स एज ऑफ जग्गू, यानी कि जग्गू की जितनी भी उम्र है, जितनी भी एज है, जो कि Z एज है, तो उसके 4 टाइम्स क्या होगा जग्गू के अंकल की एज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आंटी की एज के बारे में मैंने क्या किया एंड लिख करके नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि जग्गूस आंट, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, आंट्स एज इज, थोड़ा सा ना लिखना भूल गया था मैं। तो जग्गूस आंट एज इज 3 ईयर यंगर देन जग्गूस अंकल, यानी कि जग्गू के अंकल की जितनी भी एज है उससे 3 ईयर लेस है, या फिर कह सकते हो 3 ईयर यंगर है उसकी आंटी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो डी पार्ट है बच्चों बहुत इजीली से इसे सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट, यानी ई पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो ई पार्ट्स में आप में बोला जा रहा है इन अरेंजमेंट ऑफ ए डॉट there are row, each row contains 5 डॉट, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ रो गिवन है, आपके पास वो कितनी है R है,
और हर एक रो के अंदर आपके पास बोला जा रहा है कि 5 डॉट्स है, यानी कि बिंदी लगी हुई है। इस चीज को हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई इसके आंसर के लिए कि आपके पास ना एक बॉक्स टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो बॉक्स टाइप का इस तरह से बना हुआ है जिसमें आपके पास बहुत सारे रो हैं, इस तरह से रो गिवन है, और जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी है, आर है। और हर एक रो के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि 5 डॉट्स है, 1 2 3 4 5 डॉट है। यानी कि हमारे पास अगर मैं आर को मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ डॉट यहाँ पे कितना है, 5 है। यानी कि आर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए जो मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डॉट इज 5 टाइम्स ऑफ आर। आर यहाँ पे क्या है, तो आप बोल सकते हो आर यहाँ पे नंबर ऑफ रो है, तो इसलिए फाइनली आप लिख सकते हो द टोटल नंबर ऑफ डॉट इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रो। अब एक मिनट, इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि सोल्यूशन लिख लेना है। तो सोल्यूशन के लिए भाई हमें क्वेश्चन नंबर और लिखना होगा। तो भाई ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का कर रहे हैं बच्चों हम ई पार्ट। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट, कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स नंबर ऑफ रो। यानी कि जितने नंबर ऑफ रो हैं उसके अगर 5 टाइम्स कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ डॉट आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास यहाँ जो आर था, आर आपने जो क्वेश्चन में दे रखा, आर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और ये किसके लिए यूज हो रहा है, तो कह सकते हो नंबर ऑफ रो के लिए यूज हो रहा था। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ डॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया आपको कि टोटल नंबर ऑफ डॉट कितने हैं, 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रो। यानी कि 5 आर कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें आंसर थोड़ी निकालना है, हमें तो नॉर्मल स्टेटमेंट लिखना था जो कि आप लिख चुके हो इस तरह से, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड में क्या इन्फॉर्मेशन है पहले उसे पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उसे सॉल्व भी करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी बच्चों आपके लिए इसी टाइप की क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि गिवन मनुस एज टू बी एक्स ईयर, यानी जो मनु है उसकी एज आपको गिवन है वो है आपके पास एक्स ईयर। फिर आपसे बोला जा रहा है कैन यू गेस x माइनस टू का मतलब ये कि मन्नू की एज अगर x ईयर है तो 2 ईयर बैक यानी 2 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, x माइनस 2 हो गई। तो ये आप बता सकते हो। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है कैन यू गेस कि x प्लस 4, तो x प्लस 4 की मीनिंग क्या हुई, तो x प्लस 4 की मीनिंग ये हुई कि मन्नू एज आफ्टर 4 ईयर, कि 4 ईयर के बाद मन्नू की एज कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हो x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसके बारे में भी गैस करना है व्हाट 3x प्लस 7 में शो, कि 3x प्लस 7 का मतलब क्या है ये बताओ। तो 3x प्लस 7 किसी पर्सन की एज हो सकती है जो कि मन्नू की एज के कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो और इसके अलावा 7 ईयर और एक्स्ट्रा हो, यानी कि आप कह सकते हो उसके अंकल की, उसके दादा की, उसके पापा की, किसी की भी उम्र हो सकती है जो उससे 7 ईयर प्लस 3 टाइम्स हो, ये दोनों चीज उसके अंदर उस एज के अंदर हो। तो इसके जो आंसर लिखेंगे बच्चों हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद जो सोल्यूशन करोगे तो भाई यहाँ पे सोल्यूशन, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम लोग, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो x का मतलब यहाँ पे क्या है, x मीन्स है एज, तो आप लिख सकते हो कि x की मीनिंग यहाँ पे क्या है, एज ऑफ मन्नू, ये x के यहाँ पे है मन्नू की एज है, ठीक है, एज ऑफ मन्नू। अच्छा, x माइनस 2 का मतलब ये कि मन्नूस एज 2 इयर्स अगो, कि 2 साल पहले मन्नू की एज क्या थी वो हो गया। और x प्लस 4 जो है इसकी मीनिंग आप लिख सकते हो कि मन्नूस एज आफ्टर 4 ईयर, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना तो आफ्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि मन्नूस एज आफ्टर 4 ईयर्स, कि 4 साल बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि इसकी मीनिंग और बता दो मुझे कि 3x प्लस 7, तो 3x प्लस 7 किसी पर्सन की एज हो सकती है, उसके अंकल की, पापा की, किसी की भी एज हो सकती है, या फिर आप लिख सकते हो एनी पर्सन्स एज, ठीक है। ये क्या हो सकता है, किसी पर्सन की एज हो सकती है विच इज
7 year more than 7 years more than 3 times of मनु's एज, यानी कि मनु की जो भी एज है उस एज के कंपैरिजन में ये क्या है 7 ईयर मोर है और 3 टाइम्स मनु's एज, यानी कि मनु की जितनी भी एज है उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स और उसके अलावा भी 7 ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको डिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो इसका बी पार्ट और देखो बच्चों, बी पार्ट में हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस टाइप की क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले बी पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि गिवन सारास एज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जैसे मन्नू के बारे में आपने पढ़ा था, अब बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि सारा की एज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि गिवन सारास एज टुडे टू बी वाई ईयर। जो सारा की अभी प्रेजेंट एज है आपके पास वाई ईयर है, यानी कि वो वाई ईयर की है। वाई यहाँ पे क्या है, कोई भी वेरिएबल यूज किया गया है, हमें नंबर नहीं मालूम है। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। तो फ्यूचर में और पास्ट में उसकी एज के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे बताओ। अब फिर आगे आपसे बोला जा रहा है गिव व्हाट विल बी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। ये जो एक्सप्रेशन है एक्स वाई प्लस 7 या वाई माइनस 3, इसकी मीनिंग क्या है ये बताओ। फिर आपसे बोला जा रहा है वाई प्लस 4.5 और उसके बाद वाई माइनस 2.5। तो भाई हम इसको एज के रूप में यूज कर सकते हैं। जब भी प्लस हो रहा है बच्चों, प्लस का मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कि आफ्टर लिख लेंगे वहां पे। और जहां भी माइनस लिखा जा रहा है तो पास्ट की बात की जाएगी। ठीक है, जब भी माइनस हो रहा है तो पास्ट, यानी कि वो 3 ईयर पहले कितने की थी या 2.5 ईयर ओल्ड बिफोर कितनी थी उसके बारे में हो जाएगा। और 7 और 4.5 के बारे में लिख सकते हो कि आफ्टर 7 ईयर या आफ्टर 4.5 ईयर की सारा की एज क्या होगी उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भी आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो देखो अब फिर मुझे बताना कि भी आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, सारास एज, या फिर आप लिखते हो सारास प्रेजेंट एज, कि सारा की आपके पास क्या है प्रेजेंट एज, और वो एज कितनी दे रखी है आपको, वाई ईयर्स आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद जिसकी मीनिंग आप लोगों से पूछी जा रही है तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। वाई प्लस 7 वाई माइनस 3। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूं वाई प्लस 7 और उसके नीचे वाई माइनस 3, इसके बारे में लिखना है हमें, इसके बारे में लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि वाई प्लस 4.5। ठीक है, वाई प्लस 4.5। ठीक है, नेक्स्ट है वाई माइनस 2.5। एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूं ये ठीक लिखा है गलत, तो बिल्कुल सही है, वाई माइनस 2.5। तो अब इन सब के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो आप जो वाई प्लस 7 है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सारास एज आफ्टर 7 ईयर्स, कि 7 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी। और उसी तरह से ये जो वाला जो पोर्शन है, यानी कि जिसमें प्लस हो रहा है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ऐसे लिख सकते हो कि सारास एज आफ्टर 4.5 ईयर्स, कि 4.5 साल बाद या 4.5 ईयर्स, या फिर आप कह सकते हो 4.5 ईयर के बाद सारा की एज क्या होगी, ये हो गया। अच्छा, अब माइनस में है तो यानी कि हम पास्ट की बात करेंगे, तो आप लिख सकते हो सारास एज 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले उसकी एज क्या थी उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो कि सारास एज 2.5 ईयर अगो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग ये सारे स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू आपको दे रखा है उसको स्टेटमेंट में लिखना सीख सकते हो कि इन सब की मीनिंग क्या है। कि y प्लस 7 का मतलब है 7 ईयर आफ्टर, y माइनस 3 का मतलब है 3 ईयर बिफोर, y प्लस 4.5 की मीनिंग क्या हुआ है कि भी 4.5 ईयर आफ्टर। ठीक है, और माइनस 2.5 का मतलब यहां पे क्या हो गया कि भी सारा एज 2.5 ईयर अगो, कि 2.5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन इस चीज को इंडिकेट कर रही है। यानी कि जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स में जो भी एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं बच्चों डेली लाइफ में, आप उसे स्टेटमेंट के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और इसी तरह से आप स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना भी सीखना होगा आपको कि किस तरह से आप एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, तब जाके अलजेब्रा आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का थर्ड का, और ये इसका लास्ट पार्ट भी हम लोग कर रहे हैं, सी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी पास जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको जो देखनी है वो एक्सरसाइज 11.5 देखनी है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, जिसमें आपसे बोला जा रहा है गिवन n स्टूडेंट्स इन अ क्लास लाइक फुटबॉल, यानी कि क्लास है जिसमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना उनको अच्छा लगता है। अच्छा, अब उसके बाद आपसे बोला जा रहा है व्हाट मे बी 2n शो, ये 2n की मीनिंग क्या है ये आप बताओ, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है व्हाट मे n/2 शो, ये n/2 का मतलब क्या है ये बताओ, और 2n क्या है इसकी मीनिंग बताओ। यानी कि जिस तरह से फुटबॉल यहाँ पे यूज हो रखा है n के लिए, तो 2n यानी कि आप कह सकते हो ये भी किसी गेम से रिलेटेड है। सपोज मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, ये क्रिकेट को इंडिकेट करता हो शायद, ठीक है। और उसी तरह n/2 भी किसी गेम को इंडिकेट करता हो, सपोज हॉकी लिख लेता हूँ मैं। तो गेम तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बस यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग जब इसका आंसर लिखोगे बच्चों, तो पहले तो आप लोग सोल्यूशन लिख लोगे, और ये थर्ड का सी पार्ट है, ठीक है। अब n जो आपको गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल इन क्लास, की क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, जिनको फुटबॉल पसंद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास कि आपको 2n के बारे में और 2n, ये जो 2n के बाद n/2 इनकी मीनिंग और बतानी है। तो देखो गेम मेंशन नहीं है, इसलिए मैं गेम जो भी है अपनी मर्जी से चूज कर रहा हूं। आप चाहो तो किसी और गेम का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे फुटबॉल है तो मैं क्रिकेट यूज कर ले रहा हूं, हॉकी यूज कर ले रहा हूं। आप चाहो तो गेम के नाम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ठीक है। मैंने क्रिकेट लिख दिया क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है। अब चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट इन क्लास, ठीक है। या फिर आप फर्दर और ये लिख सकते हो कि डबल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो एक ही क्वेश्चन के कई तरीके से आंसर स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं, यह आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से समझ रहे हो। अब देखो मैंने यहाँ क्रिकेट के एग्जाम्पल लेके लिखवा रहा हूँ, आप चाहो तो अपनी मर्जी से किसी और गेम का नाम भी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, उसके बाद n/2 है, तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी गेम को पसंद करते होंगे। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हॉकी, जैसे एक गेम मैंने चूज कर लिया हॉकी इन क्लास, की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हॉकी पसंद करते हैं या हॉकी खेलना जिनको पसंद है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप चाहो तो कुछ और गेम का नाम भी लिख सकता हूँ, या फिर आप लिख सकते हो विच इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, और इसमें भी लिख सकते हो विच इज डबल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, ठीक है। जैसे इसमें हाफ है तो फर्दर आप लिखना चाहो कि विच इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को पसंद करने वाले की कंपैरिजन में हॉकी वाले कितने हाफ है। अच्छा, अब क्रिकेट के बारे में लिख सकते हो विच इज डबल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल के कंपैरिजन में अगर क्रिकेट की बात करें तो वो क्या यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ तो डबल हो गया, और हॉकी में क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन भी है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज जो आपकी जो एक्सरसाइज है 11.4 ये कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो देखनी है 11.5 की देखनी है, और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। और इसके अलावा आप साइंस की वीडियो भी इस चैनल पे देख सकते हो। इसकी क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ मैथ की और साइंस की सारी वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो, उसे देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो नीचे कॉमेंट में जरूर लिख दो, और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करो। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा तो भी आपकी भी ड्यूटी है ना कि वीडियो को लाइक करना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अच्छा, अगर फर्दर आप मुझे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इनकी आईडी मैंने इसके सामने लिख दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। चलो ठीक है, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन और प्रेस करो ताकि भाई आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सको। ठीक है, चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।